एसएससी बोर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पार्ट ए एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपका फर्स्ट बिट रहेगा निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए, जो कि आपका 5 मार्क्स रहेगा। ये जो रहेगा आपका सीन पैसेज रहेगा, यानी आपके क्लास वर्क में से रहेगा, जो कि उपवाचक रहेगा। जैसे कि गुड़ियों का त्योहार है, बड़े भाई साहब है, कई सारे पैसेज उपवाचक पाठ है, जैसे कि उसमें से आएगा। जो कि ये पैराग्राफ है, देखिए यहाँ से आपके दोनों कृपा पत्र हमारे मैनेजर ने मुझे दिए हैं। आपने हमारे ऊपर जो दया दिखाई है उसमें लिए आपका अत्यंत कृतज्ञ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको लेखकों की रचनाओं का हमारी गुड़ियों की प्रशंसा सुनकर, जैसे कि गुड़ियों के बारे में है, तो आपका लेसन हो गया ये गुड़ियों का त्योहार। गुड़ियों के त्योहार में से पैसेज आया है, जो कि आपको 5 आंसर्स लिखने रहेंगे। 5 आंसर्स आपको पैराग्राफ पढ़कर लिखना है। जैसे कि लेखक ने कंपनी को कितने पत्र लिखे, जो कि आपको आंसर ही मिल जाएगा, यहीं पर रहेगा। कितने पत्र है, क्या पत्र है, कितने लिखा, 3, 4, आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। कंपनी के मालिक क्यों कृतज्ञ है, कंपनी के लिए संतोष की क्या बात है, दुकान कहाँ है, और स्वागत के लिए किसे भेजा जाएगा। ये जो पूरे क्वेश्चन है ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा मेन इंपॉर्टेंट आंसर, जो आपको रहेगा फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर, ऐसे ही लिखना है आपको, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही लाइन बाय लाइन आपको लिखना रहेगा। और मेन क्वेश्चन जो रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक यानी टाइटल, कौन से लेसन से लिया गया है वो टाइटल का नाम लिखना है। जैसे कि आपका लास्ट आंसर है गुड़ियों का त्योहार, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बोल दे रही, गुड़ियों का त्योहार, ऐसा आपको आंसर लिखना है। या कभी लेखक का नाम भी पूछ सकता कि आप उपवाचक के लेखक का नाम भी पढ़कर आइए। फर्स्ट बिट फिनिश। इसमें से आ सकते हैं साये, गजेंद्र लाल पहाड़े, बड़े भाई साहब, गुड़ियों का त्योहार, मंगल मानव और मशीन। इसके पूरे कवि के नामा पढ़ लेके आइए और साथ में लेसन नेम भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये 5 में से ही आपको सीन पैसेजेस आएंगे। अब नेक्स्ट है आपका अनसीन पैसेज। जैसे कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए, जो कि आपके लेसन में से नहीं अनसीन रहेगा। अनसीन यानी जो आपके बुक में नहीं है। 10 मार्क्स का रहेगा। तो यहीं पर अगर आप ये कर लिए तो आपको 15 मार्क्स आसानी से स्कोर हो जाते। जैसे कि यहाँ पर है समय, समय के बारे में आपको दिया गया है। अब आपको पढ़ने नहीं आता तो आप क्या करते, क्वेश्चन देखना है आपको, दूध की कमी कैसे दूर हुई। तो कमी कहाँ है, दूध कहाँ है, वो देखिए सेंटेंस क्वेश्चन में, और वही सेम एज इट इज आपके सेंटेंस में देखकर टिक करिए। तकरीबन आंसर्स आपको फर्स्ट लाइन से ही लास्ट लाइन तक रहेगा। फर्स्ट लाइन का पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन में ही रहेगा। सेकंड लाइन सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन में ही रहेगा। 7th क्वेश्चन जो है थर्ड और फोर्थ लाइन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपका 10th क्वेश्चन है जो आसाम में ऊपर आ जाएगा और 9th क्वेश्चन है सबसे नीचे आएगा, वैसे नहीं। पैराग्राफ में आपको 6th क्वेश्चन है जो फर्स्ट 2 लाइन्स में रहेगा, 7th क्वेश्चन है फर्स्ट 2 लाइन, सेकंड 2 लाइन्स में रहेगा। ऐसे ही 1 by 1 लाइन्स आप अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए, वर्ड टू वर्ड मिलाए कोशिश करिए। नहीं भी आपको पढ़ने आया तो आप क्वेश्चन में से वर्ड्स देख के आंसर को टिक करिए। और आपको फर्स्ट पैसेज जो है 1 to 5 आंसर्स आपके हो गए। फर्स्ट पैसेज में 1 to 5 क्वेश्चन फिनिश हो गए। सेकेंड पैसेज में आपको 6 to 10 आएगा, तो आप 6 to 10 ही लिखना है। 1 to 5 सेकेंड बिट डाल के 1 to 3 नहीं लिखना है। सेकेंड पैसेज में 6, 7, 8, 9, 10 ही आपको लिखना है। ये पूरा बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इजी रहेगा, क्योंकि इसमें और एक सेम इसमें भी आपको लास्ट क्वेश्चन दिया जाएगा 10th वाला, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक यानी टाइटल देना है आपको। पैराग्राफ पढ़े तो समझ में आता है कि पैराग्राफ किसमें का है, कैसा है, किसके बारे में बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पर है समय का महत्व के बारे में पैसेज दिया गया है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा समय का महत्व। ये हो गया आपका सेकेंड पैसेज। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे थर्ड, ये आपका 5 मार्क्स रहेगा। ये आपकी बुक में से ही रीडर में से आएगा। जैसे कि भाव यानी आपको कुछ 4-5 पोएम के लाइन दिए जाएंगे। जैसे कि आपने FA1, FA2, FA3 में अटेम्प्ट कर चुके हैं। जो पोएम जो है आपकी फर्स्ट सेशन जो है सुंदर भारत है। सुंदर भारत के
फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट 4 स्टैंडा है, 6 स्टैंजा आपको आएंगे, वो याद कर लीजिए। सुंदर भारत, कवित, राम लक्ष्मण परशुराम, अन्वेषण, कन्यादान, बाट की पहचान, ये कुछ पोएम्स है, इसको आप अच्छे से पढ़ के आइए। ज्यादा आने के चांसेस कन्यादान है और बाट की पहचान है, सुंदर भारत, क्योंकि ज्यादा वेटेज कभी भी इसी में से ही आ सकते, बोल ले सकते। इस बार राम लक्ष्मण परशुराम हो सकता। तो साथ ही साथ आप जब आप भावार्थ लिखेंगे तो इसके कवि परिचय मस्ट लिखना है। कवि परिचय जरूरी है, बगैर कवि परिचय को आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। कवि परिचय का मतलब ये है कि प्रस्तुत पंक्तियां सुंदर भारत कविता से लिया गया है, इससे कवि का नाम श्रीधर पाठक है, उनके लिख के स्टार्ट करना है। उनकी जन्म स्थिति लिखी है, उन्होंने कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उन्होंने क्या अचीव करे, उन्होंने कहाँ पढ़े और उनको क्या पुरस्कार मिले, ये इतना लिखे आप तो बस है, आपको ये कवि परिचय में मिल जाएगा। और पोएम के लाइन्स है, पोएम के लाइन्स आप समझ के लिखिए, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि सुंदर भारत में पूरा भारत की सुंदरता का वर्णन करना है। कविता में मौसम की राम लक्ष्मण परशुराम थोड़ा ऐसा है, थोड़ा सा टफ रहेगा, जिसमें कि एक ही स्टैंडा दिया गया है। इसमें धनुष के बारे में, लक्ष्मण धनुष, राम जो है धनुष तोड़ते तो क्रोध में आके परशुराम बोलते कि ये धनुष कौन तोड़े, उसी का ही कन्वर्सेशन है, वो लिखना है। कन्यादान जो है माँ बेटी के बारे में है, शादी में क्या होता है, माँ का दुख कैसा होता है, उसके बारे में लिखना रहता है। बाट की पहचान जो है, जो आपको FF4 में आया है, आपको मॉरल वैल्यूज के बारे में, बाट की पहचान के बारे में बताया गया है। तो ये पोएम्स आप पढ़ के आइए, इंशाल्लाह भावार्थ इसी में से ही आएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में आ गए हम लोग। सेकेंड सेक्शन जो आपका क्वेश्चन आंसर्स का रहेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, यहाँ से आपको रीडर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। पहला क्वेश्चन हमेशा 12th क्वेश्चन जो है आपका कवि परिचय रहेगा। आप कवि परिचय पढ़ के आएंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते। 2-3 साल से सिर्फ उन्हें श्रीधर पाठक का ही पूछा है, इस बार हो सकता हरिवंश राय बच्चन पूछे या तुलसीदास या मनु भंडारी हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में भी श्रीधर पाठक पूछ चुका है उन्हें और प्रीफाइनल 2 में भी श्रीधर पाठक ही आया है। नेक्स्ट है आपको लेसन में से सबका चरित्र पढ़ना है, जैसे कि राम लक्ष्मण परशुराम। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन रहेगा, किसी का चरित्र रहेगा, किसी का वह चरित्र आप पढ़ सकते हैं, राम का, लक्ष्मण का या परशुराम का। नेक्स्ट है मनु भंडारी। मनु भंडारी पे भी माँ का चरित्र पढ़ना है और पिताजी का स्वभाव पढ़ना है। ऐसे जो लेसन है जिसमें अपने बारे में, खुद के बारे में बताया गया है, तो उसमें चरित्र पढ़ के आपको आना है। नेक्स्ट है मनु भंडारी पड़ोस कल्चर। पड़ोस कल्चर के बारे में आपको पूछा गया। सबसे हाई वेटेज जो लेसन है मनु भंडारी का है। मनु भंडारी के बारे में पूरा पढ़ना है आपको। सुंदर भारत पूरा पढ़ना है और बच्चों से ना छीने उनका हक। ये जो लेसन है, ये ज्यादा आंसर उसमें से पूछे जा सकते हैं। इसी में से आपको 4 आंसर्स आएंगे, जो कि 3 मार्क्स करेंगे, 12 मार्क्स आप स्कोर कर सकते। नेक्स्ट है 16th वाला जो क्वेश्चन है आपका चॉइस का रहेगा, जो कि 10 से 12 पंक्तियों में लिखने वाला आंसर रहेगा। 16 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, वो भी रीडर के ही रहेंगे, जो कि या तो उपवाचक में से देगा या पोएम के क्वेश्चन आंसर दे सकता। जैसे कि साथ में आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या क्या निर्धारित कार्य करता है। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी यानी वो कवि परिचय जो है जिसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है। ईश्वर कहाँ कहाँ मिलते, कैसा मिलते, कहाँ ढूंढना पड़ता, लेखक कहाँ ढूंढ रहे थे, वो आपको अगर लेसन याद है तो आप ओन से भी उसको आंसर बनाकर लिख सकते। चॉइस रहता है, जो इजी है वो लिखना है। नेक्स्ट है 16 में चॉइस का आंसर है आपको कन्यादान कविता की को दृष्टि में रखकर बताइए लड़की की विदाई के समय माता पिता की मानसिक दशा कैसी होती है। कन्यादान कविता में जब एक्सप्लेनेशन दे रही थी मैं, तो जिसमें जब कन्या का दान करते हैं, जब विवाह होता है, तो माँ की स्थिति क्या होती है, माँ कैसा होती है, माँ को क्या तकलीफ होती है, वो आपको आंसर में लिखना है। थोड़ा बहुत हर चीज आप रीडर से नहीं पढ़ सकते, हो सके जितना हो सके आप एग्जाम से पहले सारांश पढ़कर चाहिए, ताकि आपको पूरा लेसन जो है दिमाग में
बैठ जाएगी। आप पूरे पूरे आंसर्स तो याद नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 17 का जो चॉइस है, आप 17 का क्वेश्चन चॉइस में लिख रहे तो 17 ही लिखना है। 16 में चॉइस का नेक्स्ट वाला आंसर लिख रहे तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 ही डालना है। 16 को 17 मत डालिए, 17 को 18 मत डालिए। चॉइस का आंसर को भी 16 लिखना है, 17 आंसर के चॉइस को भी 17 ही लिखना है। 17 आंसर का भी चॉइस है बाल अदालत के पार्ट्स। साथ में जब आपको क्वेश्चन दे रहा है तो साथ में लेसन नेम भी दे रहा है उन्हें, बाल अदालत जो लेसन है जिसमें लकड़ी के जुर्म का, फैक्ट्री का, चिमनियों का दिया था, उसके बारे में आपको लिखना है। प्रीति मूंगा के जीवन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रीति मूंगा जो है अपन जो पढ़े थे, जो लड़की अंधी होती है उसको बचपन से ही अंधी नहीं होती, बीच में बीमारी आती तो उन्हें अपना काम स्वयं करती। उसमें भी मोटिवेशनल है कि अंधे अपाहिज लोग कैसे आगे दुनिया में बढ़ सकते। वो चॉइस 17 आंसर है। जो आपका 18 आंसर है ये भी रीडर का ही आंसर रहेगा। बड़े भाई साहब का आया, गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े का है। बड़े भाई साहब और लेखक दोनों में आपको किसका चरित्र अच्छा लगा, तो बड़े भाई साहब का भी चरित्र आप पढ़ के आना है, जो आपकी वर्कबुक में दिया गया है आंसर। तो जितने भी लोग आए, जितने भी लेसन है उसमें चरित्र जरूर पढ़ के आइए। हर लेसन का जिसमें चरित्र है वो पढ़ के आइए। लास्ट जो आंसर है, जो आपका 19th वाला आंसर है, इसमें भी चॉइस रहेगा लेकिन उसमें आंसर्स नहीं आएंगे। इसमें आपको लेटर हो सकता, इसमें पत्र हो सकता, प्रश्नावली हो सकती, डायरी हो सकती, नारे हो सकते और साक्षात्कार हो सकता और सूचना हो सकती। इसमें से ये चीज पढ़ के आना है। पत्र या फॉर्मल इनफॉर्मल पत्र पूछ सकते। प्रश्नावली यानी कोई भी एक फेमस पर्सनालिटी देते हैं आपको, खिलाड़ी, मंत्री, कोई भी, उसके बारे में मीनिंगलेस क्वेश्चंस नहीं पूछना है, अच्छे से क्वेश्चंस पूछना है। ये लिखना है डायरी जो इंग्लिश में आप लोग लिखते हैं सेम डायरी हिंदी में लिखना है। नारे यानी स्लोगन्स, किसी भी, या तो भारत देगा, या तो देश, या तो पढ़ाई के बारे में, या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भी नारे दे सकता। वर्ड्स नारे कैसा लिखना है, आपका जो नारे का जो सेंटेंस रहेगा 1 by 1 राइमिंग होना चाहिए। राइमिंग वर्ड से आपको नारे बनाना चाहिए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेना है। और नेक्स्ट सूचना यानी नोटिस। और 1 more इज मिसिंग, दो चीज और है इसमें जो पूछे जा सकते, जो है कि पोस्टर एक और विज्ञापन है। ये चीज आप लोगों को आ सकती। तो ये इतने पूर्व में से आप कुछ भी पढ़ के आइए। आपके लेटर आया तो लास्ट ईयर तो और ये ईयर आपको लेटर ही आया है, फॉर्मल लेटर आया है। ये हो सकता है इस बार प्रश्नावली पूछ सके या डायरी या तो पोस्टर पूछ सके। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम। 10th क्लास के लिए आज पार्ट बी पेपर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बिट्स पूछ सकता है। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखिए। कोष्टक यानी ब्रैकेट्स में लिखना रहेगा। फर्स्ट है भिन्नार्थ। भिन्नार्थ किसको बोलते हैं? भिन्नार्थ का मतलब एक ही वर्ड रहता, उसके आंसर्स अलग अलग रहते। एग्जाम्पल जैसे कि उत्तर, उत्तर का मतलब दो चीज होती है। उत्तर यानी एक आंसर और एक नॉट प्लीज इज दिशा। वर्ड एक ही, आंसर एक ही है लेकिन मीनिंग अलग है। इसका मतलब है उत्तर का मीनिंग होगा जैसे कि भाई साहब ने प्रश्नों का में एक भी उत्तर नहीं दे सकता है। उत्तर का भिन्नार्थ लिखिए। इसमें आपको कोष्टक में दिया A B C D। A में भेद और दूरी है, B में दिशा और जवाब। दिशा यानी, दिशा किसको बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। और उत्तर यानी आंसर, तो इसका भिन्नार्थ का उत्तर का आंसर है दिशा और जवाब। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट, जो कि हम 5th क्लास से 1st क्लास से पढ़ के आए। विलोम शब्द का मतलब कोई भी चीज का ऑपोजिट लिखना। जैसे कि निर्धन दिया,
निर्धन यानी गरीब, गरीब को अपोजिट होता धन है, धनी है, बंधन है और धान। तो निर्धन का अपोजिट होता धनी, धनी यानी अमीर। नेक्स्ट है पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति का मतलब क्वेश्चन में ही आंसर है। पुनः यानी एक ही वर्ड बार बार आना, 2 बार आता। पुनरुक्ति यानी जैसे कि बच्चे तरह तरह की समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। तरह तरह, तरह तरह। पुनः यानी एक ही वर्ड 2 बार आना। तो आपको जो आंसर रहेगा आपके क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो आपका आंसर होता तरह तरह। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द। सही वर्तनी यानी स्पेलिंग एरर रहेगी। स्पेलिंग एरर आपको या तो मात्रा से दे सकता या कोई वर्ड अलग रहता, तो आपको पहचान के देखना है। वर्तनी का मतलब ही कोई भी, जैसे कि आपको दिया सही स्पेलिंग वास्तविक है, दिस इज राइट स्पेलिंग। अब गलत स्पेलिंग क्या रहती है आपको, या तो पूरा ऐसा लिख देता। आपको स्पेलिंग मालूम है ना, 3 है, पर सही वाला तो वास्तविक ये है। गलत वाला यहाँ से आपको आधा हटा दिया तो पूरा सा ले सकता या बड़ी मात्रा में दे सकता। तो आपको वास्तविक की स्पेलिंग मालूम है तो आप कोई सा भी सही शब्द चुनकर उसको टिक मारना। टिक मारते वक्त अब ये नहीं करना कि बार बार ए कट करके बी लिख रहे हैं, बी कट करके सी लिख रहे हैं। कटिंग नहीं होना, कट करने से आपके मार्क्स कट जाते। जो भी है पहले आप सोच के सही समझकर लिखिए। फिफ्थ वन है मुहावरे का अर्थ। मुहावरा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, मुहावरे का अर्थ लिखना है। जैसे कि मेरे दर्जे में आओगे तो दांत पीसना। दांत पीसना यानी दांत पीसना। दांत पीसना मतलब अपने दांत पीसना नहीं होता। दांत पीसने का मतलब है उसका एक वर्ड अर्थ रहता, मीनिंग रहता। दांत पीसना का मतलब क्या होता, जैसे कि क्वेश्चन आप पढ़ के देखना, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पीसना आ जाएगा का मतलब है या तो सरल कार्य करना, या दांतों की सफाई करना, या दांत का दर्द होना, या कठिन कार्य करना। तो आंसर होगा आपका कठिन कार्य करना। दांत पीसना यानी एग्जाम में अब आप करते, दांत पीसे जाते आपके, क्योंकि दांत पीसने का मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे में कई सारे मुहावरे पूछ सकता। नेक्स्ट है तद्भव रूप। तद्भव रूप इजी है, या तो संस्कृत में आपको समझ में नहीं आ रहा तद्भव कौन सा है, तत्सम कौन सा है, तो आप एक चीज से पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको हिंदी दे रहा है या संस्कृत दे रहा। संस्कृत में दिया तो हिंदी में लिखना है आपको, हिंदी में दिया तो संस्कृत में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दे रहा आपको स्वप्न। स्वप्न इज अ संस्कृत वर्ड, इसका हिंदी वर्ड होगा सपना। या तो अगर आपको तत्सम लिया, अगर आपको क्वेश्चन में सपना है तो आपको संस्कृत में लिखना पड़ता स्वप्न। अगर यही तद्भाव पहचाना मतलब स्वप्न दिया तो आपको सपना बोल के लिखना है। सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन में देखना है या तो संस्कृत दिया या हिंदी में लिखना है। हिंदी में दिया तो आपको संस्कृत लिखना रहता, उतना ही जो कि आपको ABCD पुस्तक में लिखा रहता। पर्यायवाची शब्द एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग से 3-4। जैसे कि यहाँ सुना है कि बहता पानी तो शुद्ध होता है। पानी, पानी, पानी को क्या क्या बोलते हैं? पानी को बोलते हैं नीर, जल, ऐसे वाले वर्ड्स। तो एक ही वर्ड रहता है, उसके मीनिंग्स 2-3 रहते हैं, उसको सही टिक करके कर देना। भिन्नार्थ में भिन्नार्थ और मीनिंग्स, भिन्नार्थ और पर्यायवाची शब्द सेम रहते हैं, लेकिन भिन्नार्थ में दोनों की मीनिंग्स अलग अलग रहते हैं। पर्यायवाची शब्द में एक ही मीनिंग रहती है, आंसर भी वही रहता। एक क्वेश्चन है शब्दकोश क्रम, यानी शब्दकोश क्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। या तो आ ई से देता वर्ड, या से आ ई या ऐसा आता, या नहीं तो मात्रा सा लेता। बचपन में मात्रा नहीं रहती, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अपने को मात्रा से देखकर
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सेट करना है। ए बी सी डी में से या ए वाला रहता है या बी या सी या डी। आपको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लेना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करने के बाद ही इसको टिक करना। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय किसको बोलते हैं? प्रत्यय का मतलब लास्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ड, जैसे कि योग्यता। योग्यता, जैसे कि लास्ट में अपन योग्यता जब पढ़ रहे हैं तो लास्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ड आ रहा अपना ता, जो आपका जो प्रत्यय है वो ता हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। धरती और आकाश के बीच का स्थान पहचानिए। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते? वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते। धरती और आकाश के बीच को चंद्रमा बोलते? नहीं बोलते। आकाश गंगा बोलते हैं? नहीं। आपका आंसर है अंतरिक्ष। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। नेक्स्ट है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब एक वर्ड आपको दिया जाएगा, वो वर्ड को अलग करना। जैसे कि अन्वेषण है। अन्वेषण एक शब्द है, उसको आपको अलग करना है। तो इसमें से अपन पहले अन प्लस वेषण। नेक्स्ट है उचित कारक। उचित कारक यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस में 2 या 3 ब्लैंक्स रहेंगे। 2 या 3 ब्लैंक्स रहेंगे। तो जैसे कि हम हर भूवार डैश परमात्मा से डैश प्रार्थना करते हैं, यानी आंसर में आपको ए बी सी डी में रहेगा को, से, में, पर, ऐसे वाले लेटर्स आएंगे। तो इसमें आपको सेंटेंस में कौन सा वर्ड, कौन सा हेल्पिंग वर्ड आपको मिल सकता है वो करना है। जैसे कि हम हर बुधवार को परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, यानी हम हर बुधवार में परमात्मा पर प्रार्थना करते हैं। वैसा नहीं लिखना। आप सेंटेंस जब पढ़ते तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही रहता, हेल्पिंग वर्ब ले लेके अपन उससे इसको फिल करना। नेक्स्ट है काल पहचानिए। काल यानी 3 काल रहते, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आपको सेंटेंस कौन से काल में है वो पहचानना है। भूत, वर्तमान, भविष्य, 3 कालों के सेंटेंस रहते। इसमें आपको समझना, जैसे कि कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है। लगाता है यानी कौन सा आता, भूतकाल में था आता, वर्तमान में है आता और भविष्य काल में होगा आएगा। तो सेंटेंस में था है तो भूतकाल हो जाता, वर्तमान में है अगर सेंटेंस में आ रहा तो वर्तमान आ जाएगा, और होगा आगे फ्यूचर में जो काम करते हैं, फ्यूचर में होने वाला सेंटेंस है तो होगा आएगा। तो इससे आप समझ सकते कि कौन से काल में सेंटेंस है। नेक्स्ट 17 उचित शब्द लिखिए। उचित शब्द यानी एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, सेंटेंस में एक वर्ड मिसिंग रहेगा। जैसे कि स्कूल के समीप गाड़ियां ठहराना डैश है, तो क्या रहेगा, या तो नहीं, ना, मत, मना। ये आपके ABCD है। तो स्कूल के पास, स्कूल के समीप गाड़ियां ठहराना नहीं है, नहीं आता, ना है, नहीं आता, मना है, आता, मत है, नहीं आता। तो आपका सही शब्द है, उचित शब्द है मना। स्कूल के समीप गाड़ियां ठहराना मना है, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी को उचित शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि मेक ओन सेंटेंस, यानी आपके ओन से 2 सेंटेंस बनाना। कोई भी दे सकता,
वाक्य में प्रयोग, हिंदी में इसको वाक्य में प्रयोग बोलते हैं, इंग्लिश में ओन सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि स्वागत है, स्वागत का एक सेंटेंस बनाना जिसमें स्वागत वर्ड आपका यूज होना। स्वागत का कोई एक मीनिंग देखिए, आज हम अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। और आदर्श, आदर्श, आदर्श वर्ड जो है आपके वाक्य में यूज होना। मेरे जीवन में मेरे पिताजी मेरे एक आदर्श व्यक्ति है, ये आपका सेंटेंस होगा। आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएगा। सोच समझ के अच्छे से कोष्टक में लिखना है। कोष्टक में आप ए लिख के कट नहीं करना, फिर बाजू में बी नहीं लिखना, ऐसा नहीं। जब आप बी लिख रहे हैं तो बी ही लिखना, सी लिख रहे हैं तो सी ही लिखना। कट करने से आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। इसीलिए सोच समझ के ABCD लिखे, या तो पहले पेंसिल से कर लीजिए, बाद में पेन से कंप्लीट करिए। हाँ, और एक बात, ABCD में आप यहाँ भी टिक डाल रहे, यहाँ लिख रहे डी वाला आंसर, तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत। अब आप ए को टिक कर रहे तो आपके कोष्टक में आंसर ए नहीं आना। तो ये छोटे छोटे गलतियां हैं, ये छोटे छोटे एरर्स है, इसको आप मत करिए। इसे करने से आपके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स कट हो जाते। सोच समझ के करिए, जितना हो सके उतना अच्छा लिखिए और कोई मिस्टेक नहीं करिए। थैंक यू।